हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि लगभग आजकल आरपीएससी चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो या नीट का हो, एनवीएस, केबीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लगभग 60 से जो 70% क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की हर एक पेज की हर एक लाइन को कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई चैप्टर्स होते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी तैयार कर रखी है। इसमें से मैंने एक चैप्टर सबसे पहले आपके लिए लाई हूँ और उस चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ये प्लांट 11th क्लास की प्लांट फिजियोलॉजी का 12th चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में से मोस्टली आजकल एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पर हम लोग आजकल इस चैप्टर को मोस्टली छोड़ ही देते हैं। तो इसके लिए इस तरह से हम छोटे छोटे चैप्टर्स को तैयार करेंगे और इन चैप्टर्स के आधार से हमारी पूरी एनसीईआरटी को तैयार कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड, इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में इसके बारे में बताया था जूलियस सेकस। जूलियस सेकस ने वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1860 में एक टेक्निक विकसित की थी जिसे कहते हैं जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। प्लांट्स को मृदा की एब्सेंस में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाने की जो तकनीक है उसको जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इसमें आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि मृदा की एब्सेंस में या प्रेजेंस में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। तो मृदा की एब्सेंस में जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसकी जो पीएच है वो मंद अम्लीय होती है और इसका जो माध्यम है मोस्टली परलाइट प्लस वर्मिक्यूलाइट रखा जाता है। अति तनु विलयन का हम इसमें यूज़ भी करते हैं और ध्यान रखना, इसमें टमाटर, बीज विहीन खीरा, सलाद का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, तो कई बार इन तीनों फसलों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसमें सर्वाधिक उत्पादित जो पुष्पीय फसल है वो कार्नेशन है। कार्नेशन का इसमें सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे कि खनिज आयन कौन कौन से होते हैं और कौन से खोजे गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 105 तत्व इसके लिए खोजे गए हैं, जिनमें से 60 से अधिक जो तत्व है विभिन्न प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से जो 30 तत्व है वो आवश्यक होते हैं और उनमें से भी लगभग 17 तत्व ऐसे होते हैं जो अनिवार्य तत्व होते हैं। इनके बिना प्लांट की ग्रोथ और उपापचय दोनों ही रुक जाती हैं। तो ये इसलिए इन तत्वों को अनिवार्य तत्व कहते हैं, जिनमें से 16 तत्व पहले खोजे गए और निकिल इसमें बाद में खोजा गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि खनिजों की जो न्यूनतम सांद्रता होती है वो कितनी आवश्यक होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कई बार पूछ लेते हैं। 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर इतनी जो है न्यूनतम सांद्रता इसके लिए आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खनिजों की कितनी न्यूनतम सांद्रता आवश्यक है, 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, इसके अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में और भी तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें है सिलीनियम जो कि एस्ट्रोगोलस में पाया जाता है, गोल्ड जिसमें इक्विसीटम और सरसों के द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है, तीसरा है कि स्ट्रोंशियम जो कि जो नाभिकीय परीक्षण स्थलों के जो समीप उगने वाले प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले प्लांट्स में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है स्ट्रोंशियम। ठीक है, ये हो गए आवश्यक तत्वों के अलावा जो कुछ तत्व प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अनिवार्य तत्व। अनिवार्य जो तत्व होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, जो 17 तत्व होते हैं उनमें से 16 तत्व पहले खोजे गए और निकिल को बाद में खोजा गया था। अब इसमें से जो अनिवार्य तत्व होते हैं इनमें इनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं ये। हाँ, लेकिन इसके अलावा ये कुछ अनिवार्य तत्वों के अलावा कुछ लाभदायक तत्व उच्च श्रेणी के पौधों के लिए भी अनिवार्य होते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व हैं? इनमें जो तत्व आते हैं वो होते हैं, एक तो सोडियम, हेलोफाइट, आर्ट्रीप्लेक्स में ये प्रेजेंट होता है।
एक होता है सिलिकॉन जो कि ग्रासेस में पाया जाता है और ये इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक होता है। दूसरा होता है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो एस्ट्रोगोलस में मिलता है, जो अपने ऊपर भी देखा था। और एक होता है कोबाल्ट जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हायर प्लांट्स में अनिवार्य तत्वों के अलावा और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट होते हैं। ओके अब इसके अलावा अपन आगे देखते हैं कि आवश्यक मात्रा के आधार पर कौन से तत्व होते हैं। दो प्रकार के तत्व हैं, एक होते हैं वृद्ध पोषक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। पादपों के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता में उपस्थित। देखना वृद्ध पोषक तत्वों की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता। ध्यान रखना 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता हो तो वो कौन से तत्व होते हैं, वृद्ध पोषक तत्व होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, CHONPSKCAMG। सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये तत्व है वो वृद्ध पोषक तत्वों के रूप में आवश्यक होते हैं। इनमें से भी जो CH और O है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, वो CO2 व H2O से हमें प्राप्त होती है, यानी गैस के रूप में प्राप्त होती है। और बाकी के जो सारे तत्व हैं वो मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के तत्व कौन से होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक जो तत्व होते हैं इनको हम लेश मात्र तत्व या ट्रेस तत्व भी कहते हैं। ये जो तत्व अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में हमें आवश्यक होती है। मतलब ये है कि प्लांट की वृद्धि और ग्रोथ के लिए आवश्यक तो होते हैं पर ये कम मात्रा में, यानी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा चाहिए। कितनी मात्रा चाहिए, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता के लिए से ये आवश्यक होते हैं। कितनी सांद्रता आवश्यक होती है, 0.1 मिलीग्राम। और वृद्ध पोषक तत्वों की कितनी थी, 1 से 10 मिलीग्राम। तो ये आप सांद्रता दोनों याद रखेंगे। ठीक है, यह शुष्क भार की प्लांट के शुष्क भार के बराबर या उससे कम आवश्यक होती है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल। ये जो सारे तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यक होते हैं। अब ये जो अनिवार्य तत्व होती हैं इनके क्या कार्य होते हैं तो अपन ये भी एक बार देख लेते हैं। अनिवार्य तत्वों के जो कार्य हैं वो प्लांट सेल्स में उपापचय क्रियाओं के लिए, जो मैंने आपको बता दिया, वो आवश्यक होते हैं। उपापचय क्रिया कैसे, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, साइटोप्लाज्म के परासंद्राव का कंट्रोल, ETS, बफर कार्य, एंजाइम में वृद्ध अणु, कोएंजाइम के कार्य, इन सब के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं ये विविध कार्यों के आधार पर भी 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। कौन से कई कार्य होते हैं, इनके आधार पर 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सबसे पहले होते हैं जैव अणुओं के घटक। फर्स्ट कार्य है जैव अणुओं के घटक। ये जो कोशिका की रचनात्मक तत्व भी इनको कहते हैं, जो कोशिका की झिल्ली की रचना के लिए आवश्यक होते हैं, सेल वॉल के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को जैव अणुओं के घटक कहते हैं। इनमें आते हैं मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो तत्व जैव अणुओं के घटक कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के तत्वों के रूप में डिवाइड किया है ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक। ये फ्रेंड्स आप चाहे NCERT में देख लेना, ऐसे कैसे इसको दे रखा है, लेकिन वो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको तैयार कर लिया है। इसमें आते हैं क्लोरोफिल में कौन सा होता है, एक मैग्नीशियम आवश्यक होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और ATP में होता है फास्फोरस, जो कि ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक हैं। अब ये एक चीज़ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल के जलाने पर क्या अवस्था है। क्लोरोफिल के जलाने पर मैग्नीशियम बचता है। तीसरे प्रकार के तत्व हैं इसमें एंजाइम सक्रियता या बाधित करने में काम आने वाले तत्व, यानी एंजाइम को सक्रिय भी कर सकते हैं, एंजाइम को बाधित भी कर सकते हैं। इससे सबसे पहले आता है Zn+2 यानी जिंक। जिंक जो होता है वो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को सक्रिय करने का कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण कार्य या इम्पोर्टेंट कार्य इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार जिंक के लिए पूछ लिया जाता है कि जिंक का क्या कार्य है, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को सक्रिय करने का कार्य करता है। दूसरा है मॉलिब्डेनम, जो कि नाइट्रोजन उपापचय में नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजनेज
जो है उसको क्रियाशील करने का कार्य करता है। तीसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम किस में काम आता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण में, उस एंजाइम को सक्रिय करने में काम आता है। दूसरा एक फास्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज भी जिसको बोलते हैं, ये किस में पाया जाता है, C4 प्लांट्स में। अपने भी आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, C3 और C4। C3 प्लांट्स में रूबिस्को होता है, जबकि C4 प्लांट्स में पीईपी कार्बोक्सिलेज पाया जाता है। इन दोनों एंजाइम्स के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इन दोनों एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, मैग्नीशियम तत्व। तो फ्रेंड्स आपने ये पढ़ लिया। इसके अलावा एक लास्ट और बचता है, इसमें चौथा है कोशिका के परासरणी विभव को बदलने में। तो एक इसका चौथा कार्य और है, कोशिका के परासरणी विभव को बदलने में भी ये आवश्यक होते हैं। इनमें कौन सा तत्व आता है, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या कार्य है, स्टोमेटा के खुलने में बंद होने में इंपॉर्टेंट रोल। स्टोमेटा जब हम खुलते हैं या बंद होने हैं, वो पोटेशियम के इन्फ्लक्स या इफ्लक्स यानी अंतर्वाह और बहिर्वाह के द्वारा ही स्टोमेटा खुले या बंद होते हैं। तो ये सारे तत्व अनिवार्य तत्वों के विविध कार्यों को एक सारणी के रूप में एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसे मैंने एक चार्ट बनाकर आपके सामने पेश किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये जो अनिवार्य तत्व होते हैं, ये किस तरह से और किन कार्यों के द्वारा प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं और उनको किस तरह से उनकी उपापचय क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब ये जो अनिवार्य तत्व होती हैं, इन तत्वों को अलग अलग इनके कैटेगरी के हिसाब से, इनकी आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। उनमें अपन देख सकते हैं, इनमें से कुछ तत्व होते हैं वो क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, जिसमें एनपीके जो तत्व होते हैं उनको क्रांतिक तत्व होते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मृदा में तो इनकी कमी होती है, लेकिन अच्छी फसल के लिए, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ये आवश्यक होते हैं, जिनको हम उर्वरकों द्वारा उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए इनको क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्रांतिक तत्व एक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी अनिवार्य तत्वों में की सांद्रता है कम होने पर पादप की वृद्धि रुक जाती है। तो इसके लिए इन तत्वों को अनिवार्य क्रांतिक तत्व कहा जाता है। दूसरे तत्व होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक तत्व। प्रोटोप्लाज्मिक तत्व कौन से होते हैं, जो कि CHONPS। क्यों कहते हैं इनको प्रोटोप्लाज्मिक तत्व, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में मुख्य संघटक के रूप में पाए जाते हैं। अब आप देखते हैं प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन सब की प्रोटीन्स होते हैं, इन सब के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन तत्वों को प्रोटोप्लाज्मिक तत्व कहते हैं। तीसरे प्रकार के तत्व होते हैं फ्रेमवर्क तत्व। फ्रेमवर्क यानी जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी फ्रेम का निर्माण करते हैं चारों तरफ, तो जिससे वो चीज़ एक जगह पर रुक जाती है, इसी तरह से होता है। फ्रेमवर्क तत्व होते हैं जो कि एक सेल को निश्चित शेप प्रदान करते हैं, और ये किस तरह से होता है, CHO। कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मुख्य घटक होते हैं, जो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है संतुलन तत्व। संतुलन तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो कि विषैले प्रभाव को खत्म करते हैं। विषैले प्रभाव कैसे खत्म करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की सांद्रता अगर खत्म हो जाती है तो प्लांट्स में दूसरे तत्वों की सांद्रता बढ़ जाती है, और जिसके कारण टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो प्लांट्स में आ जाता है, और जिससे प्लांट्स मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन इन तत्वों की सांद्रता अगर संतुल है तो ये विषैले प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो विषैले तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आर्सेनिक, Hg और पैलेडियम। ये कौन से तत्व हैं, इनको विषैले तत्व कहती हैं। इनकी मात्रा प्लांट्स में उपस्थित हो जाने पर प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट्स मर जाता है। दूसरे तत्व होते हैं एक कॉपर और Fe। कॉपर और आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में मुख्य रूप से काम आते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की क्रिया में ये मुख्य कार्य, मुख्य रोल निभाते हैं। ठीक है, अब ये एक तत्व और होते हैं, अपन ने देख लिया इसमें ट्रेसर तत्व। ट्रेसर तत्व होते हैं जिनको रेडियो आइसोटोप भी हम बोलते हैं। रेडियो आइसोटोप जो ऐसे तत्व होती हैं जहाँ पर मुख्य रूप से जो रेडियो सक्रिय तत्व है उनको बोलते हैं हम रेडियो आइसोटोप। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि अनिवार्य मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसमें जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो किस काम में आते हैं। तो एक एक तत्व के बारे में जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको यह
आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।